हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। तो दोस्तों, आज की क्लास यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे होने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे होने वाली है। देखिए किन छात्रों के लिए यहाँ पे क्लास इंपॉर्टेंट है। ये है दोस्तों आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए, और यहाँ पे जो भी छात्र डिप्लोमा के हैं उन सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, और वो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। देखिए कौन से एग्जाम से रिलेटेड। जो भी छात्र यहाँ पे यूपी पीसीएल टीजी2 के एग्जाम की बात कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूपी पीसीएल टीजी2 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जिन भी छात्रों ने यहाँ पे बीएआरसी बार का यहाँ पे फॉर्म फिल किया उनका एग्जाम यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मंथ यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट मंथ एग्जाम होने वाला है। और यूपी पीसीएल की बात करें तो इस सितंबर में देखिए यूपी पीसीएल टीजी2 का एग्जाम भी होने वाला है। आपके एडमिट कार्ड भी आपको बहुत जल्द देखने मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बने रहना है इलेक्ट्रिकल गोपाल के साथ। कंप्लीट आपको एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा, किसी के बहकावे में नहीं आना है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ मैं रखता हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन में रखता हूँ, जैसा कि यूपी पीसीएल का पैटर्न रहता है ना, जैसा कि यहाँ पे यूपी पीसीएल का पैटर्न रहता है एग्जाम का, ठीक है, उसी पैटर्न पे बेस, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे बेस यहाँ पे मैंने देखिए आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्रों को यहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। बाकी बातें हम देखिए क्लास के एंड में करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन में क्या रखा गया है, ताकि आपकी तैयारी एक बेहतर ढंग से हो सके और बाकी स्टूडेंट को आप पीछे छोड़ के आगे निकल सकें। देखिए स्टूडेंट तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये हर किसी को नहीं पता होता। तो अगर आपको ये पता चल गया है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पे चल रही है। तो देखिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ट्रांसफॉर्मर इज यूज इन एसी वेल्डिंग। आपको बताना है यहाँ पे एसी वेल्डिंग में, देखिए एसी वेल्डिंग में यहाँ पे कौन सा ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं। देखिए कौन सा करते हैं, बूस्टर टाइप, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे बूस्टर टाइप। भाई नहीं, बूस्टर टाइप हम नहीं करेंगे। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप भी यहाँ पे नहीं करेंगे। ऑटो ट्रांसफॉर्मर करेंगे, नहीं करेंगे जी, ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी नहीं करेंगे। तो हम वेल्डिंग के पर्पज से कौन सा ट्रांसफॉर्मर करते हैं, आप देख सकते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम यूज करेंगे। कौन सा करेंगे भाई, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और क्यों करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज, भाई देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है। देखिए वेल्डिंग में क्या है ना, हमें वेल्डिंग में जो है, वेल्डिंग में ना हमें हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है, हाई करंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, स्टेप डाउन क्या करता है, सेकेंडरी पे, यानी कि सेकेंडरी पे क्या करता है ना, सेकेंडरी पे देखिए मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर का छोटा सा आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। सेकेंडरी पे क्या करता है, ये इसकी यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग हो जाती है, ये यहाँ पे इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाती है। सेकेंडरी पे, ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, वोल्टेज को V2 को तो यहाँ पे कम कर देता है, और I2 जो करंट होती है ना उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। जब यहाँ पे करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो दोस्तों हमें वेल्डिंग पर्पज से तो करंट की ही रिक्वायरमेंट होती है ना, हाई करंट रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो वेल्डिंग पर्पज से हम क्या यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम यहाँ पे यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, वेल्डिंग पर्पज से अगर आपसे पूछता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम यहाँ पे यूज करते हैं। और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर तो आपको पता ही होगा कि प्राइमरी पे अगर वोल्टेज V1 यहाँ पे कम है तो सेकेंडरी पे क्या होगा, V2 जो होगा, V2 यहाँ पे इंक्रीज कर देता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या है, अगर प्राइमरी पे वोल्टेज यहाँ पे ज्यादा है, प्राइमरी पे वोल्टेज ज्यादा है तो सेकेंडरी पे वोल्टेज कम कर देगा और I2 जो करंट होती है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ट्रांसफॉर्मर से। दोस्तों मैं ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड अभी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाला हूँ। वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, देखिए वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आईटीआई और जेई लेवल तक के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, और बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा, और बेसिक क्वेश्चन यदि हमसे नहीं आएंगे तो समझ लीजिए क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर आर प्रीफर फॉर टैप रिकॉर्डर। देखिए आपको बताना है यहाँ पे जो टैप रिकॉर्डर होता है, टैप रिकॉर्डर होता है उसमें कौन सी मोटर हम यूज करते हैं। भाई उसमें हम यहाँ पे सिंगल फेज मोटर यूज करते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं ना। तो आप ऑप्शन देखिए कौन सा है, सिंगल फेज में भी कौन सी करेंगे आपको ये बताना है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ये नहीं करेंगे, कैपेसिटर कैपेसिटर रन मोटर ये भी नहीं करेंगे, नन ऑफ द अबव ये तो अभी देखते हैं। देखिए हाइस्ट्रेसिस मोटर यहाँ पे यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। हाइस्ट्रेसिस मोटर को हम टैप रिकॉर्डर में यूज करते हैं, टैप रिकॉर्डर में
हाइस्टेरेसिस मोटर को यूज करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड मैंने आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। ये इंपोर्टेंट पॉइंट कहीं ना कहीं सभी छात्र अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या इस क्लास को देख रहे हैं तो अपना नोट डाउन कर लेना, काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज डायरेक्टली पूछता है। क्या है देखिए, पहला पॉइंट है, इट इज ए सेल्फ स्टार्ट मोटर। जो यहाँ पे हाइस्टेरेसिस मोटर होती है ना, वो सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है और ये रन करती है यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड पे। सिंक्रोनस स्पीड पे यहाँ पे रन करती है। एक तरीके से ये सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंगल फेज में सिंक्रोनस मोटर। ये दो मोटर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई? एक तो यहाँ पे होती है रिलक्टेंस मोटर, रिलक्टेंस मोटर होती है, ठीक है, रिलक्टेंस मोटर। और दूसरी होती है हाइस्टेरेसिस मोटर, हाइस्टेरेसिस मोटर, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर होती हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर, और सिंक्रोनस स्पीड पे यहाँ पे ये रन करती हैं। और हाइस्टेरेसिस मोटर में कोई भी टीथ नहीं होते, कोई भी टीथ नहीं होते और कोई भी वाइंडिंग नहीं होती। नो टीथ नो वाइंडिंग। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, टैप रिकॉर्डर में तो करते ही करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे सिग्नलिंग डिवाइस में भी करते हैं और टाइमिंग डिवाइस में भी इसका यूज करते हैं। टाइमिंग और सिग्नलिंग डिवाइस में और यहाँ पे टैप रिकॉर्डर में। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि यहाँ पे टाइमिंग और सिग्नलिंग डिवाइस में कौन सी मोटर हम यहाँ पे प्रीफर करेंगे, तो गाइस आपको यहाँ पे हाइस्टेरेसिस मोटर के ऑप्शन पे टिक करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, सभी छात्र यहाँ पे बहुत आसानी से, बढ़िया तरीके से, शांति से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए स्प्लिट फेज मोटर। देखिए, स्प्लिट फेज मोटर होती है एक सिंगल फेज मोटर में, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना है। तो कैसे आप यहाँ पे करेंगे कनेक्शन, ठीक है। रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ, कौन सी वाइंडिंग के हम यहाँ पे कनेक्शन को रिवर्स करेंगे अगर उसकी डायरेक्शन को हमें चेंज करना है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग। देखिए भाई, स्टार्टिंग वाइंडिंग के अगर हम चेक करते हैं, चेंज करते हैं, या फिर हम यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग के, या आइदर वन और टू, या नन ऑफ दी। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, सी करेक्ट होने वाला, सी करेक्ट होने वाला है, आइदर वन और टू। एक होती है यहाँ पे स्टार्टिंग बाइंडिंग, स्टार्टिंग बाइंडिंग, ठीक है, और दूसरी होती है यहाँ पे रनिंग बाइंडिंग, दूसरी होती है यहाँ पे रनिंग बाइंडिंग। अब क्या होता है यहाँ पे स्प्लिट फेज मोटर में, ठीक है, स्टार्टिंग बाइंडिंग और एक होती है यहाँ पे रनिंग बाइंडिंग, या इसको हम रनिंग बाइंडिंग को कह सकते हैं, मेन बाइंडिंग भी इसको बोलते हैं, मेन बाइंडिंग भी इसको हम यहाँ पे बोलते हैं। तो इनमें से यहाँ पे कोई भी एक बाइंडिंग के टर्मिनल को आप चेंज कर दो, आपकी जो मोटर है उसकी दिशा जो है ना, उल्टी दिशा में या उसकी चेंज हो जाएगी डायरेक्शन रोटेशन की, ठीक है। तो कोई भी एक बाइंडिंग के टर्मिनल आपको चेंज करने, दोनों नहीं करने, दोनों नहीं करने, ठीक है, आपको दोनों नहीं करने, ओनली एक के ही यहाँ पे टर्मिनल को चेंज करना है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल हैव रिलेटिवली हायर पावर फैक्टर। आपको बताना है कौन सी मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो यहाँ पे हाई होता है। सिंगल फेज में हाई पावर फैक्टर किस मोटर का यहाँ पे होता है, आपको इतना बताना है। देखिए, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, या सैडेड पोल मोटर, या यहाँ पे कैपेसिटर रन मोटर, या आप कह सकते हैं स्प्लिट फेज मोटर। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मेरे भाइयों दोस्तों सब कुछ आपको यहाँ पे बता दूं। देखिए, आपकी जो यहाँ पे कैपेसिटर वाली मोटर होती है, कौन सी? देखिए, हाई पावर फैक्टर के लिए कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, जो यहाँ पे ये रन मोटर होती है ना, इसका पावर फैक्टर बहुत ज्यादा हाई होता है, पावर फैक्टर हाई होता है। और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होती है, इसका यहाँ पे क्या होता है, इसका जो है ना स्टार्टिंग टॉर्क, देखिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पे हाई होता है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का, और कैपेसिटर रन मोटर का पावर फैक्टर हाई होता है। ये दो पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। इनमें छात्रों को यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ऑलरेडी कंफ्यूजन काफी लाइफ में चलती रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए स्प्लिट फेज मोटर, इन ए स्प्लिट फेज मोटर द रनिंग बाइंडिंग शुड हैव। आपको बताना है स्प्लिट फेज मोटर में रनिंग बाइंडिंग कैसी होती है, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस एंड लो इंडक्टेंस वाली होती है, या फिर यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस वाली होती है, या फिर लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस, या फिर लो रेजिस्टेंस एंड लो इंडक्टेंस। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बता दूं, जो यहाँ पे मेन वाइंडिंग होती है, इसको हम यहाँ पे देखिए, जो रनिंग बाइंडिंग है ना, जो रनिंग बाइंडिंग है, इसको यहाँ पे मेन वाइंडिंग भी बोला जाता है, मेन वाइंडिंग भी इसको बोला जाता है। उसके होता क्या है इसमें, इसका देखिए रेजिस्टेंस तो इसका लो होता है, रेजिस्टेंस तो इसका लो होता है, और इंडक्टेंस वेरी हाई होता है, इंडक्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस लो होता है। स्प्लिट फेज मोटर की रनिंग यहाँ पे
मेन वाइंडिंग की हम बात कर रहे हैं, ऑक्सिलरी या फिर हम स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात नहीं कर रहे। और जो स्विच होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगा होता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए अगली इमेज, अगली स्लाइड में मैंने यहाँ पे आपके लिए इमेज भी लगाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, इंक चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, ये जो है, ठीक है, ये है आपकी मेन वाइंडिंग। ये है क्या, आपकी मेन वाइंडिंग। और ये वाइंडिंग जो है, ये है आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये यहाँ पे आपके रोटर और स्टेटर रखे गए हैं, रोटर और स्टेटर रखे गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्विच लगा हुआ है। ये स्विच कहाँ कनेक्ट है, ये आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कनेक्ट है। मेन वाइंडिंग यहाँ पे है, और मेन वाइंडिंग का क्या होता है, रेजिस्टेंस लो होता है और जो इंडक्टेंस होता है वो यहाँ पे हाई होता है। ठीक है, अब मैंने इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं, क्या क्या है वो देख लीजिए आप। मॉडरेटिंग स्टार्टिंग टॉर्क, इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो मॉडरेट होता है, ना हाई होता ना लो होता। एंगल जो होता है आई एम और आई एस के बीच में, आई एम यहाँ पे क्या है, मेन वाइंडिंग की करंट है। आई एम क्या है, मेन वाइंडिंग की करंट है। और आई एस यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं करंट इंक चेंज करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए जो ये है आई एस, यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट है। और दोस्तों आई एम और आई एस, आई एम और आई एस के बीच का जो एंगल होता है वो 25 डिग्री यहाँ पे होता है इस मोटर में। इसका यूज कहाँ करते हैं भाई, लो इनर्शिया लोड पे यूज करते हैं, जहां हमें लो लोड की रिक्वायरमेंट होती है ना, कम लोड को चलाने के लिए। जैसे कि वॉशिंग मशीन, भाई वॉशिंग मशीन आप सभी के घरों में होगी, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन में जो मोटर होती है वो स्प्लिट फेज मोटर यहाँ पे हम यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे लो लोड होता है, कम लोड होता है, इसलिए लो लोड पर हम जो है स्प्लिट फेज मोटर को यूज करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, डायरेक्शन रिवर्स चेंज टर्मिनल आइदर स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग। भाई अगर आपको डायरेक्शन इसकी चेंज करनी है तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर यहाँ पे ऑक्सिलरी या मेन वाइंडिंग, कोई भी एक वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करना है। दोनों वाइंडिंग के टर्मिनल को आप चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो वो सेम डायरेक्शन में रोटेट होगी भाई। कोई भी एक करना है, आपको ध्यान रखना है। एक तो सिंगल फेज मोटर हुई, एक यहाँ पे डीसी मोटर वगैरह हुई, डीसी मशीन, ठीक है। तो किसी के भी यहाँ पे आपको डीसी मशीन में और सिंगल फेज में एक वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करना है, दोनों वाइंडिंग के नहीं। डीसी मशीन में भी दो वाइंडिंग होती है ना, एक तो यहाँ पे आप कह सकते हैं संट वाइंडिंग होती है या एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है, किसी के भी एक टर्मिनल को चेंज करना है और दोनों को आपको चेंज नहीं करना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इल्यूमिनेशन वाले चैप्टर से है। किससे है भाई, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन से है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सॉलिड एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन, आपको बताना है जो सॉलिड एंगल होता है उसकी यूनिट क्या होती है। सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में सभी छात्रों को बताना है कि एक होता है प्लेन एंगल। भाई प्लेन एंगल की यूनिट यहाँ पे क्या होती है, आप सभी छात्रों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि प्लेन एंगल की यहाँ पे यूनिट क्या होती है, ठीक है। इतने हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सभी छात्र यहाँ पे, द पावर फैक्टर ऑफ ए पावर ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड विल बी अबाउट। आपको सिंपल इतना बताना है, एक होता है पावर ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफॉर्मर का यहाँ पे जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, ठीक है। जो पावर ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे जो पावर फैक्टर रहता है ना वो दोस्तों लो रहता है। पावर फैक्टर लो रहता है नो लोड पे, ठीक है, नो लोड पे यूनिटी नहीं रहता। नो लोड पे कितना रहेगा भाई, यहाँ देख सकते हैं आप 0.35, 0.35 के अप्रोक्स यहाँ पे पावर फैक्टर रहता है नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर का। और आप सभी छात्रों को एक पॉइंट और पता होना चाहिए, नो लोड करंट कितनी होती है ट्रांसफॉर्मर में, वेरी लो होती है, लो होती है। कितनी होती है भाई, कितनी होती? 2 से 5% नो लोड करंट यहाँ पे होती है, जिसको हम यहाँ पे आई नोट से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप सभी छात्रों को पता होगा। और ये जो करंट होती है ना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नन साइनोसोडल, नन साइनोसोइडल करंट होती है, ठीक है। यहाँ पे नॉन साइनोसोडल करंट होती है, नो लोड करंट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में ये पॉइंट आ रखा है। एग्जाम में जेई लेवल तक के एग्जाम में ये पॉइंट पूछा जाता है, सभी छात्रों को पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। एक बार देखिए क्लास को यार शेयर भी कर दीजिए, क्लास को शेयर भी कर दीजिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं डेली बेसिस पे आपके लिए लेके आता हूँ। तो सभी भाई बंधु जितने भी हैं, देखिए एक बार इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे यहाँ पे आप, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इन ए ट्रांसफॉर्मर, इन ए ट्रांसफॉर्मर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड। दोस्तों आपको बताना है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन जो होती है वो किस पावर फैक्टर पे आपकी होगी। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आपको इतना बताना है, ठीक है, आपको इतना बताना है। कब होगी भाई, नॉट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल नहीं है भाई, पॉसिबल है, क्यों नहीं है पॉसिबल, ये तो गलत हो गया। अगला देखिए,
पहले ऑप्शन नंबर सी देखिए, पॉसिबल एट लैगिंग पावर फैक्टर, भाई लैगिंग पावर फैक्टर पे नहीं होती। पॉसिबल एट यूनिटी पावर फैक्टर, इस पे भी नहीं होती। देखिए लीडिंग पावर फैक्टर होता है, लीडिंग पावर फैक्टर, जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होती है ना, वो लीडिंग पावर फैक्टर पे होती है। और कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। एक तो हुआ निगेटिव, देखिए निगेटिव और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल, पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल ऑन, पॉसिबल इन, पॉसिबल इन, पॉसिबल इन लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर। भाई जीरो और नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लीडिंग पावर फैक्टर पे ही पॉसिबल होती है, सभी छात्रों को ज्ञात होना चाहिए। और यहाँ पे जब हमें मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए होता है, तो वो यहाँ पे लैगिंग पावर फैक्टर पे मिलती है। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पावर फैक्टर पे मिलती है। तो सभी छात्रों को ये पॉइंट पता होंगे, तो दोस्तों आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा, सही करके आएंगे। जब क्वेश्चन सही होगा तो दोस्तों आपके सिलेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। बस आपको अपनी एक्यूरेसी पे विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, अपनी एक्यूरेसी पे विशेष ध्यान रखना है। भाई हम पेपर जब होता है ना, तो देखिए क्वेश्चन तो हम उतने ही अटेम्प्ट करके आते हैं और उससे प्लस ज्यादा ही करके आएंगे जितनी यहाँ पे कट ऑफ जाती है, जितनी कट ऑफ जाती है। तो फिर भी हमारा सिलेक्शन यहाँ पे क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? रीजन क्या है भाई? कभी आपने कोशिश की जानने की रीजन क्या है, क्यों नहीं होता? वो इसीलिए नहीं होता भाई, जब क्वेश्चन तो आप आते हुए ही अटेम्प्ट करते हो ना, कि जो हमसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, वही अटेम्प्ट कर रहे हो, तो फिर भी आपके क्वेश्चन वहां पे गलत हो जाते हैं आते हुए। वो क्यों होते हैं? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपके। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो क्वेश्चन उस टॉपिक से कहीं से भी आ जाए, उस क्वेश्चन को आप सही करके आओगे। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब देखिए, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड, ठीक है, आपको बताना है। देखिए, पावर ट्रांसफॉर्मर आर डिजाइन हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड, मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड, जो पावर ट्रांसफॉर्मर होते हैं ना, वो नियरली फुल लोड, नियरली फुल लोड, ठीक है, फुल लोड पे डिजाइन किए जाते हैं। फुल लोड पे पावर ट्रांसफॉर्मर को फुल लोड पे डिजाइन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू टाइप के क्वेश्चन, जैसा कि यूपीपीसीएल का पैटर्न रहता है ना, उसी टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है। आप देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है ट्रांसफॉर्मर विल ऑपरेट एट मैक्सिमम इफिशियंसी व्हेन, ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम इफिशियंसी, देखिए मैक्सिमम इफिशियंसी पे कब ऑपरेट होगा भाई? कब ऑपरेट होता है? आपको पता है मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कब होगा? जब यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होती कब है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब आपके यहाँ पे कांस्टेंट लॉस, या आपको कह सकते हैं कांस्टेंट लॉस बराबर होंगे वेरिएबल लॉसेस के, या आप कह सकते हैं कॉपर लॉस, कॉपर लॉस, देखिए मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, कॉपर लॉस इक्वल होंगे आपके आयरन लॉस के, आयरन लॉस के। तब आपको क्या मिलता है? तब आपको यहाँ पे मिलती है मैक्सिमम, मैक्सिमम इफिशियंसी आपकी यहाँ पे मिलती है। कब मिलेगी? जब कॉपर लॉस बराबर होंगे आयरन लॉस के, तो मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगी। ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट होगा मैक्सिमम इफिशियंसी व्हेन कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो गाइज आज की क्लास में सिर्फ ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे रखे थे, और आपको अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, थोड़ा सा प्रमोशन भी देखिए बनता है। एक स्टूडेंट ने कल कमेंट किया कि सर आप बीच में ही प्रमोशन लगा देते हो, पीडीएफ का ये लगा देते हो। अरे भाई, ये 300 क्वेश्चन भी तो मैंने आप ही के लिए तैयार किए हैं, डिटेल में सॉल्यूशन, ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन जितने भी हैं ये आप ही के लिए तो तैयार किए हैं। इसके साथ में आपको 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीके जीएस की पीडीएफ में आपको फ्री दे रहा हूँ। तो यार इसमें क्या गलत है बताओ? क्या गलत है? अब आपके लिए ही तो तैयार किए ना वो, आप नहीं लोगे तो और कौन लेगा? आपके लिए तैयार किए हैं, आपके एग्जाम में ही काम आएंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन। जो भी छात्र यहाँ पे बार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीपीसीएल टीजी2 के एग्जाम की बात कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए ही तो ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मात्र 100 रुपए इसका प्राइस रखा गया है। जैसे ही आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं आपको क्यूआर कोड प्रोवाइड कराऊंगा, क्यूआर कोड प्रोवाइड कराऊंगा, आप 100 रुपए का स्क्रीनशॉट भेजेंगे मुझे, तो दोस्तों आपको तुरंत व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिल जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्टली आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,